हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो पार्ट 10 होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूरे न्यूमेरिकल्स डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो विद्युत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम बात करते हैं विद्युत भार की। आपको पता नहीं होगा अभी कि विद्युत भार आखिर होता क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल लोड। ये क्वेश्चंस आता है और आएगा 100%। देखिएगा, विद्युत भार क्या होता है। तो यदि हम प्रतिरोध का मान अगर बढ़ा देंगे ना, प्रतिरोध का मान, यदि बढ़ेगा, भाई मर्दे, अगर यदि प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड क्या होगा दोस्त मेरे? तो लोड घटेगा। एक बात ध्यान रखना, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड क्या है? घटेगा। और इसमें जो विद्युत धारा का जो फ्लो होगा, विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा घटेगी। विद्युत धारा क्या है? घटेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1 डाल करके। ठीक है, दूसरा पूछता है कि यदि प्रतिरोध को क्या कर दें? प्रतिरोध घटेगा, भाई मेरे प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? तो लोड बढ़ेगा। V बराबर I इंटू आर होता है, तो V अनुक्रमानुपाती R होगा। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? अब यहाँ से अगर R की वैल्यू लेंगे तो V अपान I हो जाएगा, यानी R अनुक्रमानुपाती 1/I होगा। इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब ये है कि R जो है रेसिप्रोकल, और यानी व्युत्क्रमानुपाती I के होता है। यानी अगर प्रतिरोध किसी भी रेजिस्टेंस में, अगर प्रतिरोध बढ़ गया, किसी भी विद्युत धारा की सप्लाई दे रहे हैं, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा का फ्लो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोधक के रूप में काम करता है, जिससे ये धारा का फ्लो कम कर देगा। क्लियर है बात कि नहीं है? इतनी बात क्लियर आ रही है? बिल्कुल। एक आता है स्टेटमेंट, बोलता है लघु पथन। एक आता है लघु पथन। क्या होता है? तो भैया मेरे लघु पथन क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अरे यार, शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारे घर में आग लग गई। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट के बारे में हम पता करते हैं, शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अगर थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाएं, एक डायग्राम के माध्यम से समझें हम। जैसे ये हमने यहाँ से वोल्ट V सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट V है, इसमें धारा I फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, लिखिएगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त मेरे? शून्य हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा और जो वोल्टेज है हमारा, क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है। क्या जाता है दोस्त मेरे? शून्य हो जाता है। जबकि विद्युत धारा क्या है? जबकि विद्युत धारा बढ़ जाती है। जबकि विद्युत धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बात ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक पूछता है खुला परिपथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट ही है। खुला परिपथ। अब खुला परिपथ क्या होता है? खुले परिपथ की बात किया जाए तो ये ओपन एरिया में ओपन होता है। जैसे हमने V वोल्ट, यहाँ से V वोल्ट हमने सप्लाई दे दिया। क्या दे दिया? V वोल्ट हमने यहाँ सप्लाई दे दिया। ठीक है, यहाँ से V वोल्ट हमने सप्लाई दे दिया। तो खुला परिपथ में होता है V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। भाई V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है। R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है। यदि तो अब इसमें धारा जो है, धारा का प्रवाह अगर इसमें 0 होगा, क्योंकि खुला परिपथ है,
तो इसमें धारा का प्रवाह 0 होगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो R बराबर V/0, यानी R रेजिस्टेंस का जो मान होगा इन्फिनिटी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अनंत होगा। भैया मेरे किसी भी कोई भी वैल्यू है, इसमें अगर हम 0 से भाग करेंगे तो कितना हो जाता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो खुला परिपथ में लिखिएगा फर्स्ट वाला पॉइंट डाल करके कि खुले परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, 0 होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। बी लिखिएगा कि जो खुले परिपथ होते हैं, खुले परिपथ में वोल्टेज का मान 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता या नहीं होता है। वोल्टेज यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज तो रहेगा लेकिन धारा का फ्लो नहीं होगा इसमें। क्लियर है। और सी लिखिएगा कि खुले परिपथ में, सी लिखिएगा खुले परिपथ में प्रतिरोध जो होता है ये अनंत होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने लिखवा दिया, 3 पॉइंट इसका लिखवा दिया। और इसके बाद हम एक और आप लिखिएगा कि 1 कूलाम बराबर क्या लिखवाए थे। 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये भी हम आपको लिखवा चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 1 फैरेड बराबर होता है 9650000 क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है, 1 फैरेड बराबर। इसके बाद अगर हम बात करें, क्या बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, जो क्वेश्चंस बनता है कि घरों में क्या होता है, जो घरों में, जो हमारा घर होता है, घरों में व्यय ऊर्जा जो होती है, व्यय विद्युत ऊर्जा, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की जो माप है वो क्या होती है। तो घरों में विद्युत ऊर्जा की माप के बारे में बात करें तो घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप, विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा या यूनिट में की जाती है। ठीक है, घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा की माप होती है वो किलोवाट घंटा में, ठीक है, या उसको यूनिट में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है व्यय विद्युत ऊर्जा का, व्यय विद्युत ऊर्जा और व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, एक चीज़ देखिएगा किलोवाट घंटा में है, ये किस में है, किलोवाट घंटा में। तो यहाँ पे कुल शक्ति फार्मूला होता है, क्वेश्चन आता भी है, कुल शक्ति गुणा कुल समय, कुल शक्ति गुणा कुल समय अपान 1000 से हम भाग कर देंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, क्लियर हो गई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर वोल्ट, ठीक है, एम्पियर इंटू घंटे अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूले आपको याद ही रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस इसमें पूछता है कि एक घर में, ये न्यूमेरिकल्स हो गया, एक घर में लिखिएगा, एक घर में 220 वोल्ट 4 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। कितने बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं। जो बल्ब है ना 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन जलते हैं, 30 दिन जलते हैं। बल्बों द्वारा एक माह में, बल्बों द्वारा एक माह में
व्यय की गई यूनिटों की संख्या बताइए। यूनिटों की संख्या बताइए। वेरी सिंपल, हमने अभी लिखाया है कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, कुल शक्ति होता है ना, कुल शक्ति गुणा कुल समय अपॉन 1000 हमने बताया था। तो भैया मेरे पी भी अब कितना है, 220 40 हो गया भाई, वाट शक्ति यानी 40, ठीक है। और 5 बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब कितने समय के लिए, 30 दिन लगते हैं, 30 दिन, ठीक है, 30 दिन लगते हैं। क्लियर हुई बात, नहीं हो रही है? और 30 दिन लगते हैं कितने घंटे के लिए, तो 5 घंटे के लिए, तो 5 घंटा अपॉन 1000। हमें इसमें बोल्ड से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ बोल्ड का कोई मेजरमेंट नहीं है। कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 5 गुणा 3 यानी 30 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 30 यूनिट। तो ये इम्पोर्टेंट है, दोनों फार्मूले आप इस फार्मूले को नोट करिएगा। क्लियर है ना बात, समझ बात आ रही है? वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर और आते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जो टर्म लिखवा रहे हैं ना दोस्त मेरे, ये इम्पोर्टेंट वाकई ही इम्पोर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर है ना? और बनेंगे डेफिनेटली, आप देखिएगा। पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध आर का मान कितना होता है, तो हमने लिखवा दिया शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध आर का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है, तो भैया मैं धारा बहेगा नहीं तो धारा भी 0 होगा, वोल्टेज 0 नहीं होता है। समझ बात आ रही है? तो इस टाइप के, ठीक है। अब लिखिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर हम बात करें, कोई पूछता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित मतलब रहने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पियर, कितना, 9 मिली एम्पियर विद्युत धारा उपयुक्त है। कहने का बात यह है कि किसी व्यक्ति को अगर सुरक्षित रहना है तो यो 9 मिली एम्पियर तक सुरक्षित रह सकता है। क्लियर है ना? उसके बाद अगर हम बात करें कि मानव के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो मानव के शरीर का जो प्रतिरोध होता है लगभग 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम के बराबर होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। क्लियर है? ऋणावेश वहन करता है। और जो हम लिखवाने जा रहे हैं वो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एड डाल के लिखिएगा कि जब दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों, किसमें, समानांतर में जुड़े हों। कैसे जुड़े हों? जब दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों तो जो उसका परिणामी जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, जो उसका परिणामी जो प्रतिरोध होता है ना, जो उसका परिणामी जो प्रतिरोध होता है निम्न प्रतिरोध से कम होता है। हमने आपको करवा भी चुका हूँ, ये सब करवाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड लिखिएगा कि घरों में लगे उपकरण जो हैं, घरों में लगे जो उपकरण हैं विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में घरों में लगे विद्युत उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण
समान वोल्टेज होता है, समान वोल्टेज होता है। ठीक है, क्लियर है ना? कुछ समझाने के लिए इसमें है नहीं, आपको मैं समझा चुका हूँ जो हम एक्सप्लेन करना था। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस ही कराएंगे और पूरे न्यूमेरिकल्स ही कराने वाला हूँ। आप न्यूमेरिकल्स के बारे में देख लीजिए। पहला न्यूमेरिकल्स है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो पहले देखेंगे कि ये दोनों जो, जैसे 14 ओम और 6 ओम दो प्रतिरोध समांतर में जोड़ गए। समांतर के लिए हमने फार्मूला बताया था कि दोस्तों 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/14 प्लस 1/6। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 14 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, या एलसीएम ना लेकर के अगर 14 गुणे 6 कर देंगे ऐसे भी ठीक है, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 1 अगर r बराबर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 20 बटा, ये हो जाएगा 84, है ना? तो r बराबर हो जाएगा 84/20। अब देखिए 84/20। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक क्या चीज़ होती है ना, यहीं पे आप दिमाग भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। अगर 2 से काटना है काट लीजिए, कोई बात नहीं, तो 42 आ जाएगा। अब अगर हम 10 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2। तो 4.2 ओम। क्लियर है ना, 4.2 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्त मेरे, 4.2 ओम होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ये क्लियर बात होगी, इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। अब देखिए इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, जैसे व्हीट स्टोन सेतु की बात करें, और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे ये डायग्राम दे दिया आपका, ये अगर डायग्राम दे दे तो आप इसको कैसे कर पाएंगे? जैसे पूछता है दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कराए फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे 100 वाट और 200 वाट के रूप में चिन्हित है ना? हमने क्या बोला था कि P बराबर, इसमें पहले लिख लो क्या दिया है, 100 वाट दिया हुआ है भैया मेरे, P बराबर 100 वाट दिया हुआ है, ये बोल्ट है 200 वोल्ट, और V बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब R पूछ रहा है, तो R बराबर V²/R हमने आपको लिखवाया था एक फार्मूला, यस या नो? R बराबर V²/R लिखवाया था, R बराबर V²/R लिखवाया था, और एक लिखवाया था P बराबर VI लिखवाया था, यस या नो? P बराबर VI लिखवाया था, ठीक है सर, लिखवाए थे आप। और V बराबर I/R होता है, V बराबर I/R होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू लिख दें, यहाँ पे I की वैल्यू, भाई मेरे यहाँ पे I की वैल्यू लिख दें, तो ये V²/R हो जाएगा, है ना? V²/R हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? और R का मान P बराबर V²/R है, तो P बराबर V²/R, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। तो V² यानी 200 गुणा 200, अब P की वैल्यू कितनी है, 100। भैया मेरे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 400 ओम। कितना आ जाएगा, 400 ओम। ये भी सिंपल था। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन पे चलते हैं जो थोड़ा सा हम टॉप क्वेश्चंस कराएंगे, है ना? देखिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चंस कराने वाले हैं कि 12 ओम का एक प्रतिरोध दिया है, 12 ओम का
12 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। 12 ओम का प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दोगुना कर दिया जाता है। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो 12 ओम का प्रतिरोध है ना। 12 ओम के प्रतिरोध वाली तार को क्या, एक हमने फार्मूला लगाया था कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो तार जो है, अगर हम बात करें, अगर R बराबर रो इंटू एल बाई एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कैसे? सर्कल का एरिया जो होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फर्स्ट प्रतिरोध है इसका क्या कर रहे हैं कि तार को क्या कर दे रहे हैं? दोगुना कर दे रहे हैं। तो रो इंटू एल अपान, है ना। तो इसके तार को दोगुना करने पर तार के नए प्रतिरोध, यहाँ पे जो सर्कल होगा, पहले एरिया यहाँ पे क्या था? जो लेंथ थी इसकी L, ठीक है, जो लेंथ थी इसकी L। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये हमें 2L हो गया, भाई तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया। तो यहाँ पे रो इंटू एल अपान कितना हो जाएगा? पाई इंटू क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। तो R1 बराबर हो जाएगा रो इंटू एल अपान पाई 4 पाई आर स्क्वायर। यानी पहले से कितना हो गया? तो R1 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्रतिरोध की गणना पूछ रहा है, तो R1 बराबर हो जाएगा रो L का मान कितना है? 12 पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। तो 4 3 12। तो जो R1 था, अब वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू एल, तो यहाँ पे 3 ओम, यानी पहले से क्या हो गया? पहले से जो हो गया R1 बराबर कितना हो गया भाई? रो इंटू एल बाई ये तो होता है, पहले से क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। यानी प्रतिरोध की गणना करेंगे तो पहले से, अब प्रतिरोध यहाँ निकालेंगे तो 3 ओम आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट तो नहीं समझे। अगर हम यहाँ पे देख लो R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल अपान 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। एल की वैल्यू यहाँ पे 12 ओम प्रतिरोध वाली जो तार को क्या कर दिया जा रहा है? दोगुना कर दिया जा रहा है। तो रो इंटू एल 12 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 3 ओम। कितना हो जाएगा? 3 ओम, ठीक है।